नमस्कार साथियों, मिशन एमपीपीएससी वॉरियर के साथ एक आज नई शुरुआत करने जा रहे हैं ऑडियो आर्टिकल। इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में जितने भी कोर्ट केस होंगे, हाई कोर्ट के संबंध में जानकारी होगी या राज्य शासन के संबंध में कोई भी जानकारी होगी, वो मिशन एमपीपीएससी वॉरियर्स के माध्यम से बच्चों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, जिसको एक सामान्य भाषा में वो समझ सकें। इसके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 की मुख्य परीक्षा का जो परिणाम नहीं आ रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। आज सबसे अहम दिन था। आज राज्य शासन द्वारा लागू किए गए 27% आरक्षण के विरुद्ध मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई को आगामी तिथि निश्चित कर दी गई। 20 सितंबर को नई सुनवाई होगी। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि अभी तक इसकी सुनवाई जो है संपूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, क्या क्या इसके फैक्ट हैं, क्या क्या राजनीतिक परिदृश्य हैं जिसके कारण से ये अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ है, और इसका किस तरीके से जजमेंट आ सकता है, कौन कौन से ऐसे वाद हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिनका यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। एक एक करके हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जब 2018 में बदली तो कमलनाथ सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान जो है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि वो 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक अध्यादेश लाई, और उस अध्यादेश के बाद में क्या किया, उन्होंने उसको लागू कर दिया। तत्पश्चात जब विधानसभा का कार्यकाल चला, उस समय उन्होंने विधानसभा में उस प्रस्ताव को ला के पारित किया और एक विधेयक बना दिया गया, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के सभी व्यक्तियों को शैक्षणिक और नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाएगा। मामला ये था कि एक वाद आया था जिसकी हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर सुनवाई चल रही थी कि क्या आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से अधिक हो सकती है या नहीं। तो एक मामला आया सन 1992 में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया कि भारत में 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी, यानी कि सभी वर्गों को मिलाकर 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो अब देखेंगे हम वर्तमान में 50% आरक्षण की सीमा जो है, इसको लेके कई चर्चा कई राज्यों की चलती रहती है। ठीक इसी को लेके मध्य प्रदेश सरकार के लिए गए फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। सबसे पहले मेडिकल की विद्यार्थी थी याशिता दुबे, उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई इसके संबंध में। तो हाईकोर्ट ने मेडिकल भर्तियों पर 27% आरक्षण पर रोक लगा दी। उसके पश्चात 2019 का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हुई, जो कि 12 जनवरी 2020 को संपन्न हुई थी। इसके विरुद्ध कुछ विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और यहाँ पे आरक्षण को चुनौती दी गई। कारण ये था कि मध्य प्रदेश में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो रही थी। चूंकि हम आपको बता चुके हैं कि 50% की सीमा जो है वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में ये निश्चित कर दिया गया कि कोई भी राज्य 50% से अधिक नहीं आरक्षण कर सकता। अब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की यदि हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि कुछ लोगों को, कुछ वर्ग को जो आरक्षण दिया जाता है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जो है वो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। इस कारण यहाँ 21% आरक्षण की व्यवस्था जो है वो एसटी को दी जाती है, 15% आरक्षण है वो एससी को दिया जाता है, और 14% आरक्षण जो है वो ओबीसी को दिया जाता था। इस आधार पे हम देखेंगे कि संपूर्ण आरक्षण जो था सीमा, वो लगभग में 49.5% हुआ करता था। तो वो 50% की सीमा के अधीन था।
हाल ही में जब कांग्रेस सरकार ने इसको 27% आरक्षण किया तो ये 50% की सीमा को पार कर गया। और इसी वाद को लेके चैलेंज कोर्ट में किया गया कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इसको लेकर सुनवाई निरंतर चल रही है। कई रिट हैं जो ओबीसी के पक्ष में वकील रख रहे हैं कि 27% आरक्षण होना चाहिए, और कई सामान्य कैटेगरी के लॉयर जो हैं वहाँ पे जो केस लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। अब क्या कारण है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है? हम आप लोगों को बताना चाहते हैं इसके कई राजनीतिक पहलू हैं जिसके कारण ये मामला आज भी लटका हुआ है। आप लोग जानते हैं कि आरक्षण एक ऐसा मामला है जिसको लेके सभी राज्य काफ़ी संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि ये मामला उनके वोट बैंक से जुड़ा होता है। ये मामला उनके सरकार को बनाने और सरकार को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए सभी सरकारें ऐसे मुद्दे पर तटस्थ रहती हैं। हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आबादी की यदि बात करें तो आबादी सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग की है, जो कि हाल ही में राज्य शासन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 52% से अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की है। कांग्रेस चाहती है कि ये मुद्दा जो है ना कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। कांग्रेस चाहती है कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिले, जिससे इसका राजनीतिक लाभ जो है वो कांग्रेस को प्राप्त हो। बीजेपी इसके खिलाफ भी नहीं जा पा रही है, बीजेपी पूर्णतः इसके समर्थन में भी नहीं आ पा रही है। उसके कई राजनीतिक पहलू हैं। बीजेपी के पीछे कौन काम कर रहा है, कौन आरक्षण को कम करता है, इसकी मैं बात यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा, किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहूँगा। परंतु हम यहाँ देखेंगे दूसरी सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ पे कांग्रेस चाहती है कि 27% आरक्षण बीजेपी लागू करे। अब हाल ही में हम देखेंगे कि सूबे के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हालत में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। भले ही हाईकोर्ट यदि इस फैसले को रद्द करता है तो हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खटखटा देंगे। इस हेतु हाल ही में उनके दिल्ली दौरे हुए हैं, जिसमें उन्होंने तुषार मेहता से संपर्क किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और अभी सॉलिसिटर जनरल भी हैं भारत सरकार के। इसके अलावा कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जिनसे उन्होंने संपर्क किया। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी उन्होंने आग्रह किया इस केस में इन्वॉल्व होने के लिए। बाकी राज्य के महाधिवक्ता पुरुषोत्तम कौरव जी इसका पक्ष रख रहे हैं। मामला ये है कि हाल ही में आरक्षण का मामला एक सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। मराठा आरक्षण, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठाओं को अलग से 10% आरक्षण दिया था। इस आरक्षण पे मराठा हाईकोर्ट जो है, महाराष्ट्र हाईकोर्ट जो है, उसने रोक लगा दी। उसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक पीठ बैठी, जिससे कहा गया कि आप विचार कीजिए कि क्या हमें आज आवश्यकता है कि 50% आरक्षण की सीमा को बदलना चाहिए। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी और उनसे इस बारे में विचार जानना चाहा कि क्या आज हमको 50% से अधिक आरक्षण करना है या नहीं करना है, इस पे विचार व्यक्त कीजिए। सभी राज्यों ने अपने अपने प्रतिवेदन वहां तक भेजे हैं। उसके बाद 5 जजों की सुनवाई हुई और 5 जजों की पीठ ने एक फैसला दिया कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो मामला है वो यथावत रहे और 50% की सीमा पार नहीं करना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 10% मराठा आरक्षण को समाप्त कर दिया। यह फैसला समाप्त करने के पश्चात एक बात फिर से सिद्ध हो गई कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले को अभी नहीं अलग किया जा सकता, यानी प्रत्येक राज्य में वो मामला लागू होगा। अब हम बात करते हैं कि इतनी हमने गहन चर्चा क्यों की, क्योंकि इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से ठीक इसी प्रकार से है जिस प्रकार से मराठा का आरक्षण जो था वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था, ठीक इसी प्रकार से ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ है और ये भी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करता है। तो अब हम देखेंगे कि यदि इस मामले में हाईकोर्ट यदि
27% आरक्षण को रद्द करता है। हालांकि उसने 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी हुई है और उसने कहा है कि राज्य सरकार 14% आरक्षण से ही सारे काम करे, नियुक्तियां करे। ठीक है, 27% आरक्षण बिना हाईकोर्ट की इजाजत के किसी भी नियुक्ति में नहीं लागू किया जाए। तो बात करते हैं कि क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट यदि 27% के विरुद्ध फैसला सुनाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार इस फैसले को जीत सकती है? मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हाल ही में मराठा आरक्षण का हमने आपको उदाहरण प्रस्तुत किया, ठीक इसी प्रकार से मुझे लगता है, क्योंकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में स्पष्ट कहा गया है कि आप 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं कर सकते हैं। तो यदि मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पे चैलेंज करता है तो मुझे जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी जो नॉलेज है उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इनकी इस याचिका को रिजेक्ट कर देगा और वो फैसला सुनाएगा कि 27% आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 50% की सीमा को पार करता है और ये हमारे दिए गए पूर्व के फैसले इंदिरा साहनी भारत संघ के मामले में उसके खिलाफ जाता है। तो क्या होगा इसके लिए? आप देख रहे होंगे कि हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा 127वां संविधान संशोधन। इसको भी थोड़ा सा इससे लिंक करते हैं। एक्चुअली में क्या था, 103वां संविधान संशोधन आया और उस अधिनियम के तहत क्या किया गया, ओबीसी वर्ग को यानी ओबीसी आयोग जो था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसमें कुछ संशोधन किए गए और ये संशोधन किया गया कि राज्य में जो ओबीसी वर्ग होगा, ओबीसी वर्ग में कोई भी जाति को शामिल राज्य सरकार नहीं कर सकेंगे। ये अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होगा। अब चूंकि आप लोगों ने देखा कि मराठाओं का आरक्षण क्या किया भाई, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, पंजाब हरियाणा में देखेंगे तो जाट आरक्षण का मामला चल रहा है, गुजरात में देखेंगे तो पटेल आरक्षण का मामला चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में ये मुद्दा बना हुआ है कि उनको आरक्षण दिया जाए और इसके लिए क्या कर सकते हैं, राज्य उनको ओबीसी वर्ग में शामिल कर सकता है, लेकिन चूंकि उसके पास अधिकार नहीं है। सभी राज्यों के राजनीतिक दल जो थे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हों, सभी ने सर्वसम्मति से भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इस जो शक्ति है पुनः राज्य सरकारों को दी जाए। और उसके बाद क्या हुआ, 127वां संविधान संशोधन लाया गया और इसके तहत पुनः राज्यों को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी जाति को ओबीसी जाति में शामिल कर सकते हैं। और इसके तहत आर्टिकल 338B में चेंज किया गया, 366(25)C में चेंज किया गया और 342A में चेंज किया गया। ये 3 आर्टिकल का उल्लेख इसलिए और कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में यह अभी हाल ही में एक प्रश्न आया था कि क्या 102वां संविधान संशोधन विधेयक में जो आपका जीएसटी का था, 101वां संविधान संशोधन विधेयक जो था उसमें 368 में परिवर्तन हुआ या नहीं, जो कि ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन को गलत आंसर लगाया, जो कि 368 में भी परिवर्तन हुआ था। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कोई भी संविधान संशोधन हो रहा है तो कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें चेंजेस किए गए हैं। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं, चूँकि हम आरक्षण की बात कर रहे थे, इससे मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। मुझे जो जानकारी मिली थी कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है वो 100% तैयार हो चुका है, परंतु शासन की तरफ से अभी आदेश नहीं मिला है, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि 1 सितंबर को जो सुनवाई होने वाली है उस सुनवाई में ये मुद्दा जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाए। अब चूंकि आज 1 सितंबर को सुनवाई हो चुकी है, अगली तिथि मिल चुकी है, यानी कि 20 सितंबर 2021 में अगली सुनवाई इसकी होगी और ये अंतिम सुनवाई हर बार अंतिम होती है और इनका कभी भी अंत नहीं होता है। सालों साल ऐसी व्यवस्थाएं लगातार चलती जाती हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी 27% आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी के लिए की थी और उसको भी कोर्ट में
चैलेंज किया गया था। 4 से 5-6 साल निकल गए और किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं हो सकी। ठीक इसी प्रकार से आज भी हमें देखने को मिल रहा है कि इन भर्तियों को लगातार लटकाया जा रहा है। उसका कारण क्या है? आरक्षण की व्यवस्था ऐसी की गई है जिसके वजह से इन नियुक्तियों को नहीं हो पा रहा है। तो अब मध्य प्रदेश लोक सेवा 2019 की चूंकि मुख्य परीक्षा हो चुकी है, तो यहाँ कोई संभावना ऐसी है जहाँ नियुक्ति हो सके? इस पे हम चर्चा करते हैं। हम देखेंगे कि राज्य के महाधिवक्ता पुरुषोत्तम कौरव जी जब हाईकोर्ट में पेश हुए, 2 महीने पहले सुनवाई हुई थी, 13 तारीख को यानी 13 जुलाई के आसपास में सुनवाई हुई थी। और उस सुनवाई में उन्होंने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर रखते हुए मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति की जाना है। माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन है कि आप कोई भी दिशा निर्देश जारी करें जिससे कि उन डॉक्टर्स की नियुक्ति की जा सके। माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया कि आप 27% आरक्षण में 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देकर नियुक्ति कर सकते हैं और 13% आरक्षण जो है उसमें जितने भी लोग होंगे उनको होल्ड पे रखें। जब हाईकोर्ट का फैसला होगा उसके अनुसार उनकी नियुक्ति होगी। अब बात करते हैं कि एमपीपीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा जो हुई है सिविल सर्विस वाली, क्या इसमें कुछ हो सकता है? बिल्कुल। यदि राज्य सरकार चाहे तो हाईकोर्ट से मार्गदर्शन लेके मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकती है। साथ ही साथ में इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद में जब फाइनल नियुक्ति की बात आती है तो फाइनल नियुक्ति में वो ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण के साथ नियुक्ति दे सकती है और मेडिकल ऑफिसर की तरह 13% जो नियुक्तियां होंगी उनको होल्ड पे रख सकती है, जिससे कि नए नियुक्तियां हो जाएंगी जो कि राज्य शासन के प्रशासन संचालन में महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं। परंतु यहाँ मजबूत और स्वच्छ राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, जो कि अमूमन कई पार्टियों में देखने को नहीं मिलती हैं। राजनीतिक पार्टियां सरकारी भर्ती करने से लगातार बचती रहती हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या अन्य राज्यों में जो भी सरकारें होती हैं वो सरकारी भर्तियों से बचती हैं। ठीक इसी प्रकार से मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश सरकार भी इस भर्तियों से बच रही है। 2018 से 2021 आ गया है, मध्य प्रदेश में भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। जो भर्तियां हुई हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आप लोगों को बताना चाहूँगा ये सारे मामले जो हैं वो 2021 के अंत तक या 2022 के प्रारंभ में सही हो जाएंगे। उसका कारण है कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और 2022 में मध्य प्रदेश सरकार बम्पर भर्तियां निकालेगी, जिससे कि लोगों को लगना चाहिए कि राज्य सरकार जो है वो बेरोजगारी के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ये उनका राजनीतिक मुद्दा रहता है ताकि उनको वोट बैंक उनका बना रहे और उनको वोट मिलते रहें। तो हम ये बात जानते हैं कि 2019 का जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है वो अब बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, और वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी तक फैसला पूर्णता नहीं आया है। तो मुझे लगता है 2-4-6 दिन के अंदर आपको इसकी न्यूज़ मिल जाएगी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा 2019 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। यदि इस दिशा निर्देश के अनुसार ये रिजल्ट नहीं जारी करते हैं तो आप मान के चलिए जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक एमपीपीएससी का रिजल्ट नहीं आएगा। अभी 1 या 2 दिन के बाद इसके संबंध में और पूर्णतः डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करके कि रिजल्ट आने की कितने प्रतिशत संभावना विथिन 10 डेज के अंतर्गत रिजल्ट आ सकता है, इस पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का हमें विनम्रता के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।